and you're welcome to digital platform of सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं ब्रिजेश उपाध्याय आज आपके साथ बीए फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल से प्रोज डिवाइसेस को डिस्कस करने वाला हूं। इसके पहले के वीडियो में भी हम लोगों ने प्रोज डिवाइसेस के बारे में बात की थी। उसमें कुछ प्रोज डिवाइसेस थे जो रह गए थे, उनके बारे में हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और आज के जो हमारे प्रोज डिवाइसेस होंगे उनमें हम बात करेंगे एंटीथेसिस की, एफोरिज्म की, डिक्शन की, इन्वर्जन की और ह्यूमर एंड पैथोस की बात करेंगे। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो और सबसे पहले बात करते हैं एंटीथेसिस के बारे में। सबसे पहले ये जानेंगे कि एंटीथेसिस होता क्या है, एंटीथेसिस का वर्क क्या होता है किसी भी लिटरेरी वर्क में, और ये वर्ड कहाँ से आया, इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। रीडर्स को ये क्या इसमें से क्या हेल्प मिलता है इसके बारे में भी चर्चा होगी। तो शुरू करते हैं। एंटीथेसिस इज एन इफेक्टिव लिटरेरी डिवाइस एंड फिगर ऑफ स्पीच। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एंटीथेसिस क्या है, एक लिटरेरी डिवाइस है, साथ ही साथ इसका यूज फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, फिगर ऑफ स्पीच की तरह भी किया जाता है। सो एंटीथेसिस इज लिटरेरी डिवाइस दैट रेफर्स टू juxtaposition of two opposing elements through the parallel grammatical structure। इसका मतलब यह हुआ कि एंटीथेसिस एक लिटरेरी डिवाइस है जो रेफर करता है किसको, जस्टापोजिशन को। जस्टापोजिशन का मतलब होता है सन्निकटता, यानी कि जो बहुत या तो निकट हो और या वो कुछ एलिमेंट जो उसके अपोजिट में हो उनको क्या करता है, उनको रेफर करता है और वो पैरेलल ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर में होते हैं, यानी एक जैसे ही ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर पर जो भी एक ही जैसे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से शब्द होते हैं या जो वाक्य होता है या जो चीज़ें होती हैं उनको वो क्या करता है, जस्टापोजिशन करता है और उनका कंपैरिजन करता है। द वर्ड एंटीथेसिस मीनिंग एब्सोल्यूट अपोजिट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक फॉर सेटिंग अपोजिट। जो वर्ड है एंटीथेसिस, इसका मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट अपोजिट, बिल्कुल ही विपरीत, बिल्कुल ही विपरीत इसका मतलब होता है। और ये आया कहाँ से, डिराइव फ्रॉम ग्रीक, ग्रीक से, ग्रीक लैंग्वेज से आया हुआ है और इसका मतलब होता है सेटिंग अपोजिट, जो बिल्कुल अपोजिट सेट हो किसी भी वर्ड के, किसी भी थिंग्स के जो बिल्कुल अपोजिट हो, वो क्या होता है, उसे वो एंटीथेसिस होता है। So antithesis is indicating when something or someone is in direct contrast। जो डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट में कोई भी something, कुछ भी, someone कोई भी जो डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट में हो, और the observe another things or a person, या वो अब इस तरह से कॉन्ट्रास्ट करता हो, इस तरह से ऑब्जर्व करता हो एक को किसी दूसरे वस्तु के साथ या एक को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, जब वो कॉन्ट्रास्ट करता है तो वहां पे एंटीथेसिस का प्रयोग किया जाता है। यानी राइटर को जब किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से दूसरे को कंट्रास्ट कराना होता है तो वहां वो इस तरह के प्रोज डिवाइसेस का यूज वो करता है, और वो प्रोज डिवाइसेस जो होते हैं वो एंटीथेसिस होते हैं। इसके बाद दिस हेल्प्स रीडर एंड ऑडियंस मेंबर डिफाइन द कॉन्सेप्ट थ्रू द कॉन्ट्रास्ट। क्या करता है, ये हेल्प करता है ऑडियंस का या रीडर का कि वो क्या कर सकें, डिफाइन कर सकें किसको, उस कंट्रास्ट को, कंट्रास्ट वाले कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से उस कंट्रास्ट को क्या कर सकें, डिफाइन कर सकें, समझ सकें, एंड डेवलप इन अंडरस्टैंडिंग फॉर समथिंग थ्रू द डिफाइनिंग इट्स अपोजिट। और वो क्या कर सकें, वो डेवलप कर सकें, अपने समझ को डेवलप कर सकें, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकें उस चीज को समझने के लिए कि वो किसके अपोजिट या कैसे अपोजिट है। अब यहां देखेंगे एग्जांपल्स कुछ देखेंगे जो यहां आकर के इस स्लाइड में और क्लियर हो जाएगा। सो एग्जांपल्स ऑफ एंटीथेसिस। एलेक्जेंडर पोप, नाम सुना होगा आपने, एलेक्जेंडर पोप बहुत ही इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही बेहतरीन राइटर हैं, बहुत ही अच्छे पोएट्स हैं। स्टेट इन एस्से, इनका एक एस्से कलेक्शन है, एस्से ऑन क्रिटिसिज्म, और उसके जो सेकेंड एपिस्टल है, वो जो सेकेंड एपिस्टल है उसका टाइटल है एस्से ऑन मैन, एस्से ऑन मैन। तो उसके सेकेंड एपिस्टल में इन्होंने एक लाइन दी है, टू इर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव डिवाइन। मतलब यहां देखिए,
एर का मतलब होता है गलती, ह्यूमन मतलब मनुष्य, मतलब मनुष्य जो है वो गलती करता है। और ठीक इसके अपोजिट क्या है, फॉरगिव डिवाइन। डिवाइन मतलब देवी देवता आप कह सकते हैं, या कोई डिवाइन पावर जो है, सुपर नेचुरल पावर। तो वो कि उसका क्या काम है, वो फॉरगिव, फॉरगिव मतलब होता है क्षमा कर देना। यहां क्लियर हुआ कि इस सेंटेंस में, इस इस सेंटेंस में जो है उसमें क्या यूज किया गया है, एंटीथेसिस का यूज किया गया है, क्योंकि गलती और क्षमा दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। क्लियर हुआ। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। पोप यूज द एंटीथेसिस रिफ्लेक्ट द इंपैक्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन राइटिंग। इस राइटिंग में इसको एज अ फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। एंड एज इट क्रिएट्स अ क्लियर, मेमोरेबल एंड लिरिकल इफेक्ट फॉर द रीडर। जो रीडर्स के लिए क्लियर, यानी कि जो भी अलेक्जेंडर पोप इस लाइन से बताना चाहता है वो क्लियर हुआ। मेमोरेबल, ये एक कहावत की तरह याद भी रहेगा। एंड लिरिकल इफेक्ट क्या कर रहा है, वो रीडर को दे रहा है। पोप सेट अ ह्यूमन एरर इन कॉन्ट्रास्ट टू डिवाइन फॉरगिवनेस। पोप ने क्या किया, सेट किया है, क्या सेट किया है कि ह्यूमन एरर, मनुष्य क्या करता है, एरर करता है, मनुष्य से गलतियां होती हैं, उसके कॉन्ट्रास्ट में क्या किया है, डिवाइन फॉरगिवनेस। और डिवाइन जो देवी देवता है, जो ईश्वर है, वो क्या करता है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वालिटी है फॉरगिवनेस की, वो माफ करता है, क्षमा करता है, और मनुष्य क्या करता है, गलती करता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसे कॉन्ट्रास्ट कराया गया है। अलाउइंग द रीडर्स टू अंडरस्टैंड दैट इज नेचुरल फॉर पीपल एंड मेक मिस्टेक। अब ये इसमें रीडर्स को बेनिफिट क्या है, क्योंकि रीडर्स इस लाइन को पढ़ने के बाद वो श्योर हो जाता है, क्लियर हो जाता है, समझ लेता है कि जो मनुष्य है वो उसका नेचर क्या है, उसका नेचर है मिस्टेक करना, मनुष्य का जो है वो नेचर है। आपने एक बहुत फेमस कहावत सुनी होगी, नो पेन नो गेन। अगर आपको तकलीफ नहीं है तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस। मुझे लगता है कि अगर इस एग्जाम्पल से समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो में आपको नो पेन नो गेन वाला जो एग्जाम्पल है, इससे आप एंटीथेसिस को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगला है एफोरिज्म। एफोरिज्म इज एन स्टेटमेंट of truth of opinion expressed in the concise, witty manner and the term often applied philosophical, moral and literary principle। एफोरिज्म क्या है, एफोरिज्म हम कह सकते हैं कि एक कहावत की तरह होता है, लोकोक्तियों की तरह होता है, कि एफोरिज्म इज एन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट होता है किसका, ऑफ ट्रूथ का, या फिर ओपिनियन एक्सप्रेस्ड इन कंसाई, कंसाई का मतलब होता है संक्षिप्त में, थोड़े शब्दों में, एंड विटी मैनर, जो विटी मैनर के साथ संक्षिप्त में, थोड़े में अपने ओपिनियन को राइटर्स इस एफोरिज्म, इस प्रोज डिवाइसेस के द्वारा क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। और वो स्टेटमेंट क्या होता है, बिल्कुल ट्रूथ होता है। इसके साथ द टर्म ऑफन अप्लाइड फिलोसफिकल, और वो जो टर्म है वो कैसा हो सकता है, फिलोसफिकल हो सकता है, मॉरल हो सकता है, एंड लिटरेरी प्रिंसिपल भी अप्लाई कर सकता है वो अपनी राइटिंग में। टू क्वालिफाई एज अ एफोरिज्म इट इज नेसेसरी फॉर अ स्टेटमेंट कंटेन अ ट्रूथ रिवेल्ड इन ट्रेसेस मैनर। इसके लिए जरूरी क्या है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप एफोरिज्म को क्वालिफाई कराना चाहते हैं अपने वर्क में या अपने लिटरेरी वर्क में, तो जो स्टेटमेंट आप कंटेन कर रहे हैं उस वर्क में, वो क्या हो, वो रिवेल्ड करता हो, किसको करता हो, वो ट्रूथ को रिवेल्ड करता हो, और उसका जो मैनर हो वो ट्रेसेस मैनर हो। एफोरिस्टिक स्टेटमेंट आर कोटेड इन राइटिंग। कोटेड, जितने भी कोटेड हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, उनका जो मैनर होता है, राइटिंग पैटर्न जो होता है, उसमें एफोरिस्टिक यानी एफोरिज्म का ज्यादा यूज किया जाता है, एज वेल एज इन और डेली स्पीचेज। साथ ही साथ हम अपने कोटेड में ही नहीं, हम अपने डेली स्पीचेज में भी क्या करते हैं, हम एफोरिज्म का यूज करते हैं। द फैक्ट दैट दे कंटेन ट्रूथ गिव देम यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। इसका मतलब कि वास्तव में ये जो एफोरिज्म होता है वो क्या करता है, ट्रूथ, जो ट्रूथ हम यूज करते हैं एफोरिज्म में, वो क्या करता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंट होता है। क्लियर हो गया होगा, आई होप कि आपको यहाँ पे एफोरिज्म क्लियर हो गया होगा। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल्स ऑफ एफोरिज्म। स्टडीज सर्व डिलाइट फॉर अर्नामेंट एंड एबिलिटी।
इसे लिया गया है ऑफ स्टडीज से। फादर ऑफ इंग्लिश से फ्रांसिस बेकन ने एक उनकी एस्से है ऑफ स्टडी, जिससे इस स्टेटमेंट को लिया गया है, और वो कहते हैं स्टडी सर्व डिलाइट, जो अध्ययन है वो हम अध्ययन क्यों करते हैं, ये ट्रूथ है, इसको एज ए एफोरिज्म यूज किया गया। हम क्यों करते हैं, या तो सर्व डिलाइट आनंद के लिए, डिलाइट का मतलब यहाँ पे आनंद है, या तो हम आनंद के लिए करते हैं, ऑर्नामेंट का मतलब खुद को सजाने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए, या फिर एबिलिटी योग्यता के लिए हम अध्ययन करते हैं। बिल्कुल सत्य है, और मुझे लगता है कि इट इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ एफोरिज्म। सो टू यूज मैनी सर्कमस्टेंसेस एर वन कम द मैटर ऑफ वेर इज सम, ये यूज नन एट ऑल इट ब्लंट, ये ऑफ डिस्कोर्स से लिया गया है। इस स्टेटमेंट में भी एफोरिज्म का यूज किया गया है। एक बहुत ही फेमस ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का, मैकबेथ, आप सभी ने नाम सुना होगा, काफी फेमस है विलियम शेक्सपियर का। लाइफ, उसमें एक स्टेटमेंट है, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट एंड फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी एंड सिग्निफाइंग नथिंग। अब कह रहा है कि लाइफ क्या है, लाइफ एक कहानी है किसी इडियट के द्वारा कही जाती है, एंड फुल साउंड ऑफ फ्यूरी एंड सिग्निफाइंग नथिंग, वो पूरे साउंड में फ्यूरीज होती है, यानी पूरे जोर जोर से सुनी जाती है, लेकिन वो सिग्निफाई किसी चीज को नहीं करती है। तो इसमें भी एफोरिज्म का यूज किया है विलियम शेक्सपियर ने। अगला टॉपिक हमारा, अगला जो प्रोज डिवाइस है वो है डिक्शन। डिक्शन क्या है देख लेते हैं। डिक्शन इज एन लिटरेरी डिवाइस दैट द चॉइस ऑफ वर्ड एंड स्टाइल यूज बाय द राइटर इन ऑर्डर टू कन्वे देयर मैसेज। डिक्शन क्या है? डिक्शन सीधे सीधे समझिए कि ये राइटर्स जब कोई लिटरेरी वर्क करता है, कुछ लिखता है, तो उसमें वर्ड, जिस वर्ड को चॉइस करता है, जिस स्टाइल को चॉइस करता है, या जिस भी क्रम में वो अपने मैसेज को कन्वे करता है, वह डिक्शन होता है। यानी कि चॉइस ऑफ वर्ड, स्टाइल यूज, जिस स्टाइल का वो यूज करता है, एंड ऑर्डर टू कन्वे, इन तीनों को मिलने से क्या होता है? डिक्शन बनता है। बेसिकली दैट अ फैंसी वे टू सेइंग द डिक्शन इज द वे in which the another wants to write specify audience। बेसिकली इसका यूज क्या किया जाता है? फैंसी वे में इसको कोई बात कहनी हो तो डिक्शन का यूज करते हैं। ज्यादातर राइटर्स इसका यूज करते हैं जब किसी स्पेसिफिक चीजों को वो लिखते हैं, तो ऑडियंस को डिक्शन के थ्रू ही देना चाहते हैं। कुछ इसके टाइप्स हैं, दो तरह के टाइप्स आपके इस सेमेस्टर में पढ़ने हैं, फॉर्मल डिक्शन और इनफॉर्मल डिक्शन। दोनों क्या होता है उसको देख लेते हैं। फॉर्मल डिक्शन, दिस इज व्हेन द वर्ड चॉइस मोर फॉर्मल और हाई क्लास। ऑफन टाइम राइटर्स यूज ऑफ फॉर्मल डिक्शन एज अ लिटरेरी डिवाइस। कह रहा है कि जब फॉर्मल डिक्शन क्या होता है? फॉर्मल डिक्शन होता है कि जहां पे वर्ड की जो चॉइस होती है वो क्या होती है? हाई क्लास के वर्ड का हम चॉइस करके अपने वर्क को लिखते हैं। या जब राइटर्स एक फॉर्मल, वहां पर राइटर जो है वो फॉर्मल डिक्शन को यूज करता है। व्हेन मोर एजुकेटेड इंडिविजुअल्स आर स्पीकिंग द कंटेंट फॉर दोज विथ हायर एजुकेशन। या फिर जब कोई बहुत ही व्यक्ति किसी जो बोलता है और वो इंडिविजुअल अकेले जब बोलता है वो, तो वो जब हाई कंटेंट को उसमें रखता है, तो हाई वर्ड्स को रखता है, तो वह फॉर्मल डिक्शन का यूज करता है। इसका यूज अक्सर हायर एजुकेशन में किया जाता है। व्हेन योर कैरेक्टर्स और यू राइटिंग अ नोटिफिकेशन आर स्पीकिंग डायरेक्शन टू एवरीडे पीपल, दिस टाइप ऑफ डिक्शन वुड वी यूज इट्स मोर कन्वर्शनल। इनफॉर्मल जो डिक्शन है वो बहुत ही ज्यादा कन्वर्शनल होता है, यानी कि हम डेली की बातचीत में जिसका यूज करते हैं वहां पे हम इनफॉर्मल डिक्शन का यूज करते हैं, और ज्यादातर इसे बोलने में यानी स्पीकिंग में हम इसका यूज करते हैं। अगला है इन्वर्जन। इन्वर्जन की डिफिनेशन देखते हैं। इन्वर्जन इज डिफाइंड एज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच द राइटर पर्पसफुली वर्ड्स, फ्रेज एंड स्टेटमेंट एंड नॉन ट्रेडिशनल ऑर्डर। यानी कि इन्वर्जन वो होता है कि जब किसी ऐसा लिटरेरी वर्क में
जब राइटर्स किसी उद्देश्य के साथ शब्दों को, उनके फ्रेजेस को और उसके सेंटेंस को नॉन ट्रेडिशनल ऑर्डर में रखता है, तो वहां पर जो प्रोज डिवाइस यूज किया जाता है वो होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन ये 2 बार हो गया है, सॉरी अबाउट दिस। इन्वर्जन इज अचीव बाय डूइंग द फॉलोइंग: प्लेसिंग इन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्या प्लेसमेंट कैसे करना है, नाउन को कैसे एडजेक्टिव से क्वालिफाई कराना है, जैसे कि एग्जांपल है द सोल्जर स्ट्रांग। अब सोल्जर क्या हो गया, नाउन हो गया, स्ट्रांग एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरीके से इन्वर्जन का यूज किया जाता है। प्लेसिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। शाउट द पुलिसमैन, यहाँ पे देखिए पुलिसमैन सब्जेक्ट हो गया और शूट कर जो उसने गोली चलाना वो क्या हो गया, वर्ब हो गया। प्लेसिंग द नाउन बिफोर द प्रीपोजिशन। वर्ड्स बिटवीन, अब ये वर्ड्स जो है वो क्या है, वो नाउन है और इसके बाद से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन का यूज किया गया। तो इस तरीके से इन्वर्जन का यूज एज ए प्रोज डिवाइसेस किया जाता है। इन द इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर इन्वर्जन्स दैट आर पार्ट इट्स ग्रामर स्ट्रक्चर। इंग्लिश लैंग्वेज में इन्वर्जन जो है वो ग्रामेटिकल पार्ट होता है एंड आर क्वाइट कॉमन इन देयर यूज, बहुत ही कॉमनली हम इसका यूज करते हैं। फॉर इंस्टेंस, इन्वर्जन ऑलवेज occurs the interrogative statement with verbs are auxiliary verb, helping verb and placed before their subject। यानी कि इन्वर्जन का यूज जब हम ग्रामेटिकली करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, तो हम ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब को या फिर वर्ब को हम क्या करते हैं, पहले प्लेस्ड करते हैं सब्जेक्ट के, वो इन्वर्जन होता है। अगला है और अंतिम अगला है हमारा फिगर ऑफ स्पीच। हम क्या फिगर ऑफ स्पीच नहीं, प्रोज डिवाइसेस जो है वो है ह्यूमर। Humor is a literary tools make the audience laugh or intends to induce amusement and laughter। कह रहा है कि जो ह्यूमर है वो क्या है, ह्यूमर शब्द जो है वो ह्यूमरॉन, जो ग्रीक वर्ड का जो लैंग्वेज है वहां से आया है। ह्यूमरॉन से ह्यूमर बना है। एक ऐसा लिटरेरी टूल है जिसका यूज राइटर ऑडियंस को हंसाने के लिए और उनके एज्यूमेंट्स के लिए करता है, या फिर वो ऐसा करता है कि वो इस प्रोज डिवाइसेस के माध्यम से उसे हमेशा हंसाने के लिए ही इसका यूज किया जाता है। इट्स पर्पस टू ब्रेक द मोनोटोनी, बॉर्डन एंड टेडियम एंड मेक द ऑडियंस नर्व्स रिलैक्स। इसका यूज क्या होता है, ऑडियंस के नर्वसनेस को रिलैक्स करने के लिए, यानी कि उसका मोनोटोनी तोड़ने के लिए, अगर वो बोर हो रहा है उसको तोड़ने के लिए, अगर टेडियम में है तो उसको खत्म करने के लिए ऑडियंस राइटर्स जो है वो क्या करता है, ह्यूमर का यूज करता है। द राइटर्स यूज डिफरेंट टेक्निक, टूल्स, वर्ड एंड इवन फुल सेंटेंसेस। अब ये ह्यूमर जो है उसके लिए राइटर्स क्या करते हैं, कैसे टेक्निक यूज करता है, उसे टूल्स भी यूज कर सकता है, कुछ वर्ड्स भी ऐसे यूज कर सकता है, इवन वो पूरा सेंटेंस भी इस ऑर्डर में प्लेस कर सकता है कि जिसका जो लाइटली फनी साइड को इफेक्ट करता हो और जिससे रीडर क्या हो, रिलैक्स हो या उसे वो हंसे। हास्य के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ह्यूमर इज ऑफन फाउंड इन लिटरेचर दैट थिएटर्स, मूवी एंड एडवर्टाइजिंग वेयर द मेजर पर्पस इज टू मेक द ऑडियंस हैप्पी। ह्यूमर का हर जगह आप इसे ले सकते हैं, पा सकते हैं। ये लिटरेचर में आपको मिल जाएगा, थिएटर्स के मूवी वगैरह में भी आपको मिल जाएगा, किसी एडवर्टाइजमेंट में आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसका जो मेजर पर्पज हो जाए, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सिर्फ यही होता है कि ऑडियंस को क्या करे, वो खुश करे, हैप्पी करे। फंक्शन देख लेते हैं इसका कि ह्यूमर का फंक्शंस क्या होता है। ह्यूमर इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव लिटरेरी वेपन्स की तरह इसका यूज किया जाता है। एंड प्लीज टू ऑडियंस को क्या करने के लिए, आनंदित करने के लिए। प्लीज मतलब होता है आनंद देना, खुशी यानी कि ऑडियंस को खुश करने के लिए इसका एज अ लिटरेरी वेपन्स इसका यूज किया जाता है। एज इट्स डेवलप द कैरेक्टर एंड मेक प्लॉट्स यूजफुल टू मेमोरेबल। इससे क्या होता है, ये इसे डेवलप किया जाता है कैरेक्टर्स के द्वारा और प्लॉट के द्वारा इसे डेवलप किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि यूजफुल मेमोरेबल कैरेक्टर्स या प्लॉट्स क्रिएट होते हैं। ह्यूमर प्ले मैनी फंक्शंस इन लिटरेरी वर्क में इसके काम बहुत ज्यादा होते हैं। एंड इट्स अराउंड इंटरेस्ट अमॉन्ग द रीडर्स, सस्टेन देयर अटेंशन, हेल्प्स देम कनेक्ट विद द कैरेक्टर। इसका रोल बहुत ही अहम होता है किसी भी लिटरेरी वर्क में, किसका, ह्यूमर का। कैसे,
करता क्या है ये क्या करता है, अराउज द इंटरेस्ट यानी रुचि पैदा करता है, जगाता है, रुचि जगाता है रीडर्स का। पहले तो रीडर्स के अंदर इंटरेस्ट पैदा करता है, फिर उससे इंटरेस्ट को और उनके अटेंशन को सस्टेन रखता है, कंटिन्यू रखता है, टूटने नहीं देता है। और किसमें हेल्प करता है, कॉमन कनेक्ट टू द कैरेक्टर, और कैरेक्टर से कनेक्ट करने में, रीडर्स को कैरेक्टर से कनेक्ट करने में मदद करता है। एंड एम्फेसाइज एंड रिलेट्स आइडियाज, और आइडियाज को एम्फेसाइज करता है, उसे रिलेट करता है। एंड हेल्प्स द रीडर्स पिक्चर द सिचुएशन, और यही ह्यूमर के माध्यम से ही जब हम किसी कहानी को या किसी लिटरेरी वर्क को पढ़ते हैं तो उसे हम पिक्चराइज करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है ह्यूमर का। एंड थ्रू दिस टूल राइटर्स कैन ऑल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क बाय द प्लीजिंग द ऑडियंस, और इसके द्वारा जो राइटर्स के राइटिंग क्वालिटी होती है वो उसे इम्प्रूव भी होती है, जिससे ऑडियंस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा प्लीज होते रहते हैं। नेक्स्ट है पैथोज। पैथोज इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट डिजाइन टू इंस्पायर इमोशन फ्रॉम द रीडर्स। पैथोज एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जिसका डिजाइन ही ऐसे किया जाता है कि रीडर्स के इमोशंस क्या हों, उससे इंस्पायर हो। पैथोज ग्रीक वर्ड है एंड इसका मतलब होता है सफरिंग और एक्सपीरियंस, एंड ओरिजिनेटेड एज द कॉन्सेप्चुअल मूड इन परस्यूशन। इसका जो कॉन्सेप्चुअल मोड है वो परस्यूशन है। विद द ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल ने दिया था, ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल, अरस्तु का नाम हम सभी जानते हैं। एरिस्टोटल बिलीव दैट यूटिलाइजिंग पैथोज एज अ मीन्स टू स्टीरिंग पीपल इमोशंस इफेक्ट इन ट्यूनिंग देयर ओपिनियन टुवर्ड्स द स्पीकर। एरिस्टोटल मानते थे कि इस पैथोज को यूटिलाइज करने से जो इफेक्टिव इमोशंस हैं किसके, रीडर्स के, और उनके जो ओपिनियन हैं वो क्या होंगे, वो टर्न होंगे, जिस वर्क को वो पढ़ेंगे उसमें उनके इमोशंस अराइज होंगे। दिस इज अ ड्यू इन अ पार्ट बिकॉज इमोशंस एंड पैशन कैन बी एम्प्लीफाइड एंड कंपेलिंग इवन गोइंग अगेंस्ट अ सेंस ऑफ लॉजिक रीजन। और जब तक इमोशंस क्रिएट नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे, एक लॉजिकल रीजन तक जो रीडर है वो पहुंच नहीं पाएगा। तो इसलिए पैथोज का रोल बढ़ जाता है। पैथोज एज एन अपील टू एन ऑडियंस इमोशंस, एक अपील है ऑडियंस के इमोशन के लिए। इज अ वैल्यूएबल डिवाइस इन अ लिटरेचर एज वेल एज रेथोटिक एंड अदर्स फॉर्म इन राइटिंग। रेथोटिक हो या जिस तरह से रेथोटिक का हम यूज करते हैं उसी तरह से पैथोज का भी यूज किया जाता है राइटिंग फॉर्म में। Like all art, literature intended to evoke the feeling of readers, सभी जिस तरह से हम हर प्रोज डिवाइसेस के साथ क्या करते हैं, इवोक करने का प्रयास करते हैं रीडर्स के फीलिंग को, पैथोज भी उसी टर्म पे काम करता है। एंड व्हेन डन इफेक्टिवली एंड जनरेट अ ग्रेटर मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जिस्टेंस। जिस चीज को राइटिंग उस लिटरेरी वर्क में जो चीज एग्जिस्ट करती है उसको जनरेट करने के लिए पैथोज का यूज किया जाता है, पैथोज का प्रयोग किया जाता है कि जो राइटर्स जो फील कराना चाहता है रीडर्स को, वह रीडर्स उसको फील करे। फॉर एग्जाम्पल इन हिज पोएम, एक पोएम है नो मैन इज इसलैंड, जॉर्डन ने अपील किया है एक पोएम के माध्यम से, जिसकी लाइन है नो मैन इज इन इसलैंड, इस इसलैंड पे कोई व्यक्ति नहीं है। अपील्स टू द रीडर्स इमोशन टू एक्सेप्टेंस, बिलोंगिंग एंड एम्पैथी, सहानुभूति और सहानुभूति या एम्पैथाई करने के लिए अपील कर रहा है जॉर्डन इसके माध्यम से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल नए टॉपिक के साथ पुनः इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।